ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास सबसे पहले लिखेंगे हम टिश्यू कल्चर के बारे में। लिखो टिश्यू कल्चर। बस अब शांत हो जाओ बच्चों, अब शांत हो जाओ। हाँ लिखो, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ small piece of plant tissue or cell removed from the growing tip of the plant in a suitable growth medium is called tissue culture। ये हिंदी वाली बुक देना मेरे को, हिंदी वाली बुक देना। तो लिखो उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन इसे क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन। बोलो। एक पौधे के बढ़ते हुए सिरे से, एक पौधे के बढ़ते हुए सिरे से जब एक कोशिका या उत्तक, धीरे ही बोल रहा हूं मैं, हाँ, एक पौधे के बढ़ते हुए सिरे से जब एक कोशिका या उत्तक को अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है और उसे जब प्रतिकूल परिस्थितियों में रखा जाता है, और उसे जब प्रतिकूल परिस्थितियों में रखा जाता है तब उससे एक नए पौधे की वृद्धि होती है। उससे एक नए पौधे की वृद्धि होती है और इसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन। तो लिखो, in this type of reproduction, when a male gamete fuse with a female gamete, it forms a zygote due to fertilization.
ठीक है। इस प्रकार के जनन में जब एक नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचित होता है तब वह युग्मनज बनाता है। ठीक है। तो बच्चों मेनली क्या होता है, हाँ समझो, हाँ फिर कैमरे में हो जाएगा, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर क्या लिख ले। ठीक है। हाँ अरे नीचे लिखा है ना इसका, तो चलो देखो मैं क्या कह रहा था कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों कि एक जो मेल गैमेट होता है और एक जो फीमेल गैमेट होती है, ठीक है, अभी बताऊंगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होती है, ये दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है। अब समझते हैं ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता क्या है एक्चुअल में, ये गैमेट्स क्या होते हैं। तो ठीक है, गैमेट्स भी बोला जाता है, ठीक है, या इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, गैमेट्स, जर्म सेल्स, ठीक है, या सेक्स सेल्स, इनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। युग्मक या जर्म चलो इसमें हाँ युग्मक या जनन कोशिका, ठीक है। तो ये जो गैमेट्स या जर्म सेल होते हैं ये मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है, और इनके फ्यूजन से क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है। हाँ तो ये जो गैमेट्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं और सेक्स सेल्स होते हैं, इन्हीं की मदद से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो पाता है। ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ अभी पहले हम एनिमल्स पे नहीं आएंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लावर के बारे में, कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावर कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावर कैसे होता है। ठीक है। तो हेडिंग डालो। ठीक है। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजों का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, एक तो फ्लावर का और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। क्या पढ़ना है? फ्लावर का और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता तो एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हेडिंग डालो, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। पुष्प में जनन। हाँ लैंगिक जनन, जनन लिख दिया। हाँ अब बच्चों देखो, मेरे को हिंदी इंग्लिश वाली बुक भी चाहिए। ध्यान से मेरे इसमें बहुत सारे परीक्षण। हाँ तो यहां पर एक बार बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की जो फ्लावर में पाए जाते हैं। ठीक है। और इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के वजह से ही हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्या होता है। हाँ तो मैं एक फूल बना के दिखाता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। चलो
हाँ भाई, हाँ 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 हाँ। अब जैसा बन रहा है बना लो, तुम मुझसे अच्छा बना लो फिर। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये फ्लावर है, हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें समझना है। ठीक है, जब तक आपको इन पार्ट्स के बारे में नहीं पता चलेगा तब मैं बोलूंगा यहाँ से वहां गया, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पोर्शंस है ना, ये वाले, इनको बोला जाता है एंथर। क्या बोला जाता है? एंथर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एंथर। और इसकी जो टिप है इसको बोला जाता है फिलामेंट। ठीक है, हाँ, अब ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोला जाता है स्टिग्मा। ठीक है, और इसकी जो नली है इसको बोला जाता है स्टाइल। स्टाइल बोला जाता है, ये भी स्टाइल मारता है। ठीक है, हाँ, और ये बीच में राउंडेड सा दिख रहा है, ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरी। और इन तीनों को मिला के बोला जाता है पिस्टल। पिस्टल। ठीक है, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है स्टेमन। हिंदी वाले कृपया करके अपनी बुक में देखे, वहां पे ये सारे नाम दे रखे हैं। ठीक है, मैं लिख दूंगा अभी। हाँ, फिर अब तो भाई ये तो बाकी फालतू चीजें हैं। ये पेटल है, फूल की पत्तियां, और ये सेपल्स है। ठीक है, पेटल्स और सेपल, इनका इतना कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो अब जो काम है वो किसका है? वो है हमारे, हाँ, स्टिग्मा का और एंथर का। स्टिग्मा का और एंथर का, इन्हीं का काम है। ठीक है, और इन्हीं से सारी चीजें होंगी। ठीक है, स्टिग्मा को जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्तिकारंग। ठीक है, स्टाइल को बोला जाता है वर्तिका। ठीक है, और ओवरी को बोला जाता है अंडाशय। इसका नाम तो हर जगह सेम होता है। हाँ, सेपल का होता है भारी बाह्य दल। ठीक है, और ये होता है दल या पंखुड़ी। ठीक है, हाँ, और इन सबको, ये पिस्टल है ना, इसको बोलते हैं स्त्री केशर। ठीक है, और एंथर को बोला जाता है परागकोश। अभी बताऊंगा, परागकोश इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, और फिलामेंट को बोलते हैं तंतु। क्या बोला जाता है? तंतु। और स्टेमन का मतलब होता है पुंकेशर। पुंकेशर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, अब समझो क्या होता है। हाँ, तो बच्चों, जो आपका ये पुंकेशर वाला पार्ट है ना, ये इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोला जाता है इसको? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमन होता है ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको क्या बोला जाता है? हमारा स्टेमन। इसमें दो चीजें आती है। क्या क्या आता है आपका? एंथर और फिलामेंट। ठीक है, हाँ, और बच्चों आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा है? पिस्टल है। कौन सा है? पिस्टल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या है? हाँ, वो है पिस्टल। और इसके कौन कौन से पार्ट है? इसका है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हाँ, अब समझो, तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ये तो लिखवा ही दिया हिंदी में, लिख लोगे ना? हाँ, ये वाला पोर्शन में लिखवा चुका हूं हिंदी में। हाँ,
तो बच्चों क्या होता है कि एक बार लिखना छोड़ो, इधर ध्यान से दो, ध्यान ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। चलो बस बस लिख लिया, समझ लो एक बार थोड़ी देर। हाँ, तो क्या होता है बच्चों कि ये जो हमारे एंथर होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है एंथर, यहां पर बनता है पोलन ग्रेन। क्या बनता है? पोलन ग्रेन। बस समझे? ठीक है, तो फ्लावर का ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है? हाँ, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो एंथर में क्या बनता है बच्चों? पोलन ग्रेन। ठीक है, क्या बनता है? पोलन ग्रेन। ठीक है, अब बोले पोलन ग्रेन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं परागकण। परागकण। ठीक है, तो परागकण कहां से निकलता है? परागकोश से। कहां से निकलता है? परागकोश से। ठीक है, तो ये यहां से निकलता है। हाँ, और ये निकल के फिर ये यहां से ट्रेवल करता हुआ, ठीक है, कहां पहुंचता है? स्टिग्मा में। कहां पहुंचता है? स्टिग्मा में। ठीक है, अब स्टिग्मा में ये जब जाता है, स्टिग्मा में जब आता है तो स्टिग्मा क्या करता है? इसको रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, पढ़ा हमने। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। तो ये करता है, इस पोलन ग्रेन को क्या करता है? रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद इसकी क्या कर रहा है? ये यहाँ ओवरी है ना, ओवरी से क्या करता है? अंडों को लेके आता है। ठीक है, और यहाँ से पोलन ग्रेन अंदर आता है और यहाँ पे बीच में कहीं पे दोनों का क्या होता है? हाँ, फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो फर्टिलाइज एग होता है वो कहां पहुंच जाता है? फिर से ओवरी में। कहां पहुंच जाता है वो? ओवरी में। फिर यहां पर ये डेवलप होता है। ये जो फर्टिलाइज एग था, जो निषेचित अंडा था, ये क्या होगा? ये इस ओवरी में, इस अंडाशय में आके क्या होगा? डेवलप होगा। और डेवलप होने के बाद ये पहले किसमें बदलेगा? एम्ब्रियो में। किसमें बदलेगा? एम्ब्रियो में। फिर एम्ब्रियो के बाद इसके ऊपर एक टफ लेयर चढ़ जाएगी। क्या चढ़ जाएगी? टफ लेयर चढ़ जाएगी, जिसके अंदर ये जाइगोट क्या रहेगा? सेफ रहेगा। ये एम्ब्रियो क्या रहेगा? सेफ रहेगा। ठीक है, हाँ, और इस टफ लेयर वाले इस अंडे को हम बोलते हैं सीड। क्या बोलते हैं? सीड। तो जो भी प्लांट सीड से पैदा होते हैं, किससे पैदा होते हैं? सीड से। वो कौन से मेथड से जन्मे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, जो भी प्लांट सीड से, बीजों से पैदा होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। बात समझ में? क्योंकि वो जो सीड है वो कैसे बना? सेक्सुअल मेथड से बना ना। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ कि जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन गया और वहां पे स्टिग्मा में गया, और स्टिग्मा में क्या आया? एग आया, और दोनों ने क्या करा? फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद क्या हुआ? फर्टिलाइज हुए, मतलब मिलने के बाद क्या हुआ? निषेचित हुए, और निषेचित होने के बाद क्या बना लिया उन्होंने? जाइगोट बना लिया। क्या बना लिया? जाइगोट, यानी कि युग्मनज बना लिया। और फिर वो युग्मनज धीरे 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 टाइम के साथ क्या हुआ? डेवलप हुआ और किस में बदल गया? एम्ब्रियो में बदल गया। जब वो एम्ब्रियो में बदला तो उसकी आसपास की जो पूरी सतह थी वो कैसे हो गई? हार्ड होगी। कैसे हो गई? हार्ड होगी, ताकि अंदर का जो युग्मनज है, जो जाइगोट है, वो सेफ रहे, उसको कोई भी वो ना हो। और जब वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलने का जमीन में जाता है, और वहां पे उसको एकदम जो चीजें उसको चाहिए, पानी, हवा, ये सब मिलेगा, तो क्या करेगा? वो उस कवरिंग को फाड़ के निकल आएगा और एक नया पौधा बन जाएगा। बात समझ में आएगी? तो किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, आपको समझ में आ गया? अब देखो, इस फ्लावर में आप क्या देख रहे हो कि एंथर और आपका स्टिग्मा दोनों सेम में ही है। ठीक है, मतलब आपका क्या है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी सेम प्लांट में है। ठीक है, तो फ्लावर के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, तो जो यूनिसेक्सुअल होता है उसमें सिर्फ या तो मेल वाला होगा या तो फीमेल वाला होगा, और जो बाइसेक्सुअल होगा उसमें दोनों होंगे, जो द्विलिंगी होगा उसमें दोनों होंगे। ठीक है, तो बोलोगे भैया जो यूनिसेक्सुअल वाले हैं उनमें ये ट्रांसफर कैसे होता है? आप बोलोगे यहाँ पर भी कैसे ट्रांसफर होता है? फूल थोड़ी ना अपने आप हिल के वो कर देगा। ठीक है, मतलब वहां पे टकरा के ऐसा तो नहीं कर पाएगा। तो बच्चों, जो ये पोलन ग्रेन होता है, हाँ, जो ये पोलन ग्रेन होता है, हाँ, ये क्या होता है? इसका ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? बाय एयर, वाटर और कैरियर्स। कैरियर्स किसे कहते हैं? वाहक किसे कहते हैं? ये ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं नेक्टर पीने के लिए। क्या पीने के लिए? नेक्टर, मधु। ठीक है, हनी टाइप पीने के लिए जाते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, और इनको क्या बोला जाता है? हनी बीज। ठीक है, और क्या होते हैं? बटरफ्लाईज,
जाते हैं ना, तो ये जाके कहाँ बैठते हैं बच्चों, ये जाके एंथर पे बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, एंथर पे। और जब ये एंथर पे बैठते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स है ये उनके पूरे बॉडी पे क्या होता है, चिपक जाता है। क्या होता है, चिपक जाता है। तो जब ये एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, क्योंकि हर जगह पोलन ग्रेन्स है, हर जगह इनको नेक्टर मिलता है, तो जब ये एंथर पे बैठे तो उन्होंने क्या चिपका लिया अपने पूरे बॉडी पे, पोलन ग्रेन्स। और जब ये स्टिग्मा पे गए, उसको क्या कर दिया, झाड़ दिया। तो क्या पहुंच गया वहां पे, स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स पहुंच गए। ठीक है, वैसे एयर के साथ भी होता है। तो जब हवा चलती है तो इन जो हमारे एंथर है इसमें से क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, परागकण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और वो हवा में फैल जाते हैं। और फिर हवा जब धीरे होती है तो ये दूसरे फ्लावर पे जाके स्टिग्मा में गिर जाते हैं। हाँ, अब सब तो नहीं होता है ना, बहुत सारे छोड़े जाते हैं, बहुत सारे छोड़े जाते हैं। तो तुमने कभी सुना भी होगा कि किसी को पोलन से एलर्जी होती है। पोलन, हाँ, ये पोलन से एलर्जी का मतलब कहता है हवा में जब पोलन ज्यादा हो जाता है ना तो कुछ लोगों को छींक आने लगती है। हाँ, तुम तो फूलों के पास नहीं रहते इसलिए नहीं पता। ठीक है, जो फूलों के बगीचे होते हैं ना, वहां पर तुम देखोगे तो येलो सी एक लेयर बनी रहती है। हाँ, एक्चुअली वो क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। क्या होता है, वो पोलन ग्रेन होता है। बात समझ में आ गई? तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि फ्लावर्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एंथर जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा पोलन ग्रेन, जो कि एक तरह का क्या है, मेल गैमेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मेल गैमेट। ठीक है, और ये जाके कहां पर रिसीव होता है, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर क्या रखा होता है, एग। ठीक है, जो कि फीमेल गैमेट होता है। और जब पोलन ग्रेन और ये एग क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइज करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। फिर ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है और किसमें डेवलप होता है, एम्ब्रियो। और उसी एम्ब्रियो को क्या बोला जाता है, सीड बोला जाता है। ठीक है, और जो भी प्लांट इस सीड से पैदा होंगे उनको क्या बोला जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बस समझ में आ गई? हाँ, तो बीज वाले जितने भी पौधे होते हैं वो सब कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो बीज से पैदा नहीं होते वो कौन सा करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे पोटैटो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो गया। कोई डाउट इसमें? हाँ, तो अब मैं आपको इसके लिए कुछ काम दूंगा। ठीक है, जो आपको लिख के लेके आना है। ठीक है, मैं समझा तो सभी दिया है। ठीक है, आपको मैं कुछ टर्म्स लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। हाँ, वो आपको लिख लेनी है। ठीक है, जैसे कि यूनिसेक्सुअल और इनके यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प, और इनके एग्जाम्पल के साथ इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल। फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प, इसके डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन इन फ्लावर जो मैंने आपको समझाया, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर लिख लोगे। पुष्प में जनन। हाँ, अब बच्चों पोलन ग्रेन जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, हाँ समझो, अब इधर समझो। हाँ, आपने सुना है पॉलिनेशन के बारे में, ये वर्ड सुना है कभी, पॉलिनेशन? 7th क्लास पढ़ी होती तभी तो हम पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, 7th क्लास में पूरा एक चैप्टर दे रखा है। ठीक है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है, ये सेम चीज मैंने वो बताया ना कि पोलन ग्रेन एंथर से निकल के कहां जाता है, स्टिग्मा में जाता है। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब मुझे बताओ तुम कि सेल्फ पॉलिनेशन कौन से वाले फ्लावर में होगा, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल में? सेल्फ मतलब खुद में ही हो रहा है। कौन सा वाले में होगा, जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे? कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसके अंदर कैसा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन किसमें होगा, जो यूनिसेक्सुअल होता है। जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उनमें कैसा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि उनको बोलते हैं स्वपरागगण। ठीक है, क्या बोला जाता है उनको, स्वपरागगण। क्या बोला जाता है, स्वपरागगण। और जो क्रॉस होता है, जो द्विलिंगी में होता है, उसको बोला जाता है परपरागगण। क्या बोला जाता है, परपरागगण। तो आपको ये दो चीजें भी लिख के लानी है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। भाई ये होमवर्क दे रहा हूं, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए, मतलब कल की ही क्लास में, पता है ना तुम्हें, कल ही होगी इस द्वारा। हाँ, क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागगण और हाँ ले आना,
क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। ठीक है, तो ये 5 चीजें होमवर्क में दिया आपको। क्या दिया है बच्चों? यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, एक लिंगी पुष्प क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, पुष्प में जनन, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। ठीक है, इनके बारे में डेफिनेशन और उनके बारे में जो तुम लिख सकते हो। ठीक है, एग्जांपल। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होगा। ठीक है, कि किसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और किसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, किसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बात समझ में आ गई? तो ये 5 चीजें आपको लिख के लानी है। ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं है, 15 मिनट लगेगा। अगर बुक में सब दे रखा है और आपके एनसीईआरटी बुक में डार्क करके लिख रखा है हर डेफिनेशन के सामने। ठीक है, हाँ, बस आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में, जहां पे आपको पूरा प्रोसेस लिखना है कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, किस तरीके से एंथर से पोलन ग्रेन जाता है स्टिग्मा में। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको लिख के लाना है। क्लियर? समझ में आ गया? कोई भी डाउट? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं और एक और लास्ट बच गया। इसको बोला जाता है एक मिनट, क्या बोला जाता है? जर्मिनेशन। हाँ, जर्मिनेशन का मतलब वही बीज से पौधे का उगना, अंकुरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छठा है जर्मिनेशन। हाँ, चना अंकुरित होता है ना, तो उसमें से पौधे निकलने लगते हैं, तो वैसे बीज में से भी क्या निकलते हैं? छोटे छोटे सैपलिंग्स निकलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अंकुरण। ठीक है, तो ये 6 चीजें आपको लिख के लानी है। लिख लाओगे? एक पेज छोड़ दो, उसके बाद से नेक्स्ट करना। ठीक है, हाँ, एक पेज में आ जाएगा आराम से। अब तुम्हें थोड़ा ना पूरी बुक लिखनी है बैठ के इनके ऊपर। हाँ, जितनी शॉर्ट डेफिनेशन हो उतना अच्छा याद करने में आसानी हो। अब शॉर्ट डेफिनेशन में ये नहीं कि आपने 2 लाइन लिख दिया, 2 शब्द लिख दिए, क्या हो गया भैया? पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया। तो भाई क्लियर है यहां तक? फ्लावर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट है तो समझाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है, और अगर बनेगा भी तो इन 6 टॉपिक से बाहर तो नहीं बनेगा। ये लिख के ले लो तुम, ये 6 टॉपिक जो लिख पाओगे। हाँ, आ जाए तो ठीक है भाई, हो गया। चलो अब आ जाते हो, आ जाओ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। हाँ, शांत। ठीक है, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो हिंदी में, मानव में लैंगिक जनन। डालो हेडिंग। तो अब तक हमने अलग अलग चीजों में रिप्रोडक्शन देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिप्रोडक्शन वो है ह्यूमंस में, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे अंदर भी किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, हम कैसे बने हैं, ठीक है, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब तुम सबने जब 8th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आप सब ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। जैसे कि आपने रीचिंग ऑफ एडोलसेंस पर एक चैप्टर पढ़ा होगा और एक रिप्रोडक्शन भी एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया था। हाँ, एडोलसेंस वाला कट रखा था। चलो ठीक है। हाँ, तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था। हाँ, तो हमने उस चैप्टर में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो भी एक एज पीरियड में, जिसको कहा जाता है एडोलसेंस। क्या बोला जाता है? एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस यानी हिंदी में बोला जाता है यौवन।
या हाँ यौवरन, ऐसे यौवरन, हाँ यौवरन, हाँ यौवरन, ठीक है जो भी है। हाँ तो अडोलसेंस क्या होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब लड़के और लड़कियों में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं जिनकी वजह से उनमें जो रिप्रोडक्शन करना है वो हो पाता है, रिप्रोडक्शन हो पाता है, ठीक है। और तो ये जो अडोलसेंस का पीरियड होता है ये हर लड़के और लड़की में आता ही है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और उनकी वजह से वहां पर रिप्रोडक्शन हो पाता है, वो केपेबल हो पाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और इसी में एडोलसेंस में ही क्या होता है, प्यूबर्टी होती है, क्या होती है, प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बॉयज में अगर बात करें तो बॉयज में वॉइस का चेंज होना, ठीक है, एडम्स एप्पल का निकलना, ठीक है, शोल्डर्स का ब्रॉड होना, चेस्ट पर हेयर आना, ठीक है, उसके बाद अंडर आर्म्स पे हेयर आना, फेशियल हेयर आना, ठीक है, प्यूबिक रीजन थाइस के बीच में हेयर आना, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे प्यूबर्टी के वो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, या प्यूबर्टी में ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी में एक बॉयज में होता है। और वहीं अगर हम गर्ल्स में बात करें तो गर्ल्स में भी क्या होता है, अंडर आर्म्स में, थाइस के बीच में, प्यूबिक रीजन में यहाँ पे हेयर्स आना और ब्रेस्ट का एनलार्ज होना, डेवलप होना, इसको क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है गर्ल्स में। गर्ल्स में इसके साथ एक और चीज होती है कि उनके यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का चालू हो जाना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, 28 दिन का एक साइकिल होता है जहां पर गर्ल्स में से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग में क्या होता है कि उनके जो अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं, ठीक है, उनके हर महीने उनके बॉडी में क्या होता है, एक एग रिलीज होता है, ठीक है, एक अंडा रिलीज होता है उनकी ओवरी में से, और वो एग जब अनफर्टिलाइज रह जाता है तो वो यूट्रस जो होता है, अभी पढ़ेंगे जो फीमेल पार्ट होता है उसमें पढ़ेंगे यूट्रस क्या होता है। तो यूट्रस में एक क्या होता है, थिक वॉल बन जाती है उस एग को प्रोटेक्ट करने के बाद। तो 28 दिनों के बाद क्या होता है, जो वो थिक लाइनिंग होती है यूट्रस के बगल में वो टूट जाती है, जिसकी वजह से वहां से ब्लड और मांस का एक टुकड़ा निकल के आता है, जिसे हम कॉमनली नोन एज पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म और भी इंपॉर्टेंट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, एक होता है मेनार्क और एक होता है मेनोपॉज। मेनार्क का मतलब होता है जब फर्स्ट टाइम गर्ल्स में क्या आते हैं, पीरियड्स आते हैं, और जो मेनोपॉज होता है वो लास्ट टाइम होता है जो गर्ल्स में पीरियड होता है। तो गर्ल्स में पीरियड आने का जो टाइम होता है वो 10 से 12 साल की उम्र में होता है, और जो लास्ट पीरियड आता है उनको वो 45 की एज में आता है, ठीक है। और इस पीरियड में 10 से लेके 45 तक ये एज में जो गर्ल्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या होती है, एक्टिव होती है, क्योंकि उनके जो एग्स होते हैं वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और बॉयज जो होते हैं, बॉयज का भी ये 12 से लेके बॉयज का जो पीरियड होता है जब उनके जो स्पर्म्स होते हैं एक्टिव होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो 60 ईयर्स तक भी उनके जो स्पर्म्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो बॉयज का जो रिप्रोडक्शन फेज होता है वो ज्यादा लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज में जो होता है कि उनमें भी जो स्पर्म्स होते हैं वो 10 to 12 ईयर के बाद ही क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, कि उनसे क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो पाता है, ठीक है। अब जब गर्ल्स में एग्स और बॉयज में स्पर्म निकलता है तो इसके साथ गर्ल्स और बॉयज में दो तरह के हार्मोन भी रिलीज होते हैं। गर्ल्स में होता है ऑस्ट्रोजन और बॉयज में होता है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन्स होते हैं ये दोनों ऐसे हार्मोन होते हैं जो गर्ल्स को गर्ल्सली फीचर देते हैं, ठीक है। गर्ल्स के अंदर जो भी फीचर्स होते हैं वो फीचर उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनकी आवाज सॉफ्ट करना, ठीक है, उसके बाद शोल्डर को नैरो करना, ठीक है, वेस्ट को इंक्रीज करना, जो कमर वाला हिस्सा होता है उसको इंक्रीज करना, उसका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट तो मैंने बताया, ठीक है। ये सारे रीजन, ये सारी चीजें जो होती है ये किसकी वजह से होता है, ऑस्ट्रोजन एक नाम का क्या होता है, हार्मोन होता है, जिसकी वजह से होता है। और बॉयज में भी जब टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो उसकी वजह से फेशियल हेयर, चेस्ट पे हेयर, पूरी बॉडी पे हेयर आना एक साथ, ठीक है, उसके बाद अंडर आर्म्स ये सब आना स्टार्ट होते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। और इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक मास्टर हार्मोनल ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि इन सारे हार्मोन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये तो होगी बात कि गर्ल्स और बॉयज किस तरीके से रिप्रोडक्शन फेज में आते हैं, रिप्रोडक्शन फेज में आते हैं। अब जब वो रिप्रोडक्शन फेज में आते हैं तो किस तरीके से उनमें रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में समझ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी कि बॉयज में क्या रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, और गर्ल्स में क्या होता है, एग, ठीक है। तो जब ये गर्ल्स का 28 डेज का पीरियड जो चल रहा होता है, ठीक है, इसमें कुछ दिन ऐसे आते हैं जब जो
एग होता है वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है, मतलब वो रेडी होता है फर्टिलाइज होने के लिए। बस ये कुछ ही दिन का होता है, 5 या 6 दिन का, 5 भी कम, मतलब 3 या 4 दिन का ही होता है, ठीक है, जिसमें वो एग असली में फर्टिलाइज हो सकता है। और अगर उस टाइम पे कोई स्पर्म उस एग को जाके फर्टिलाइज करता है तो देयर इज 90% चांस, ठीक है, 90%, 10% फिर भी नहीं होता, 90% चांस होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। इसीलिए प्रेग्नेंट होना बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, मतलब बहुत चांस की बात होती है कि आपको एकदम सही डेट पता हो कि उस जगह पे होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैलकुलेट करना होता है, इसमें कैलकुलेटर होता है जिसमें आपको वो डे पता चलता है कि जिस डे आपका जो एग होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब तो क्या होता है, जब मेल का स्पर्म फीमेल के एग के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और ये कैसे करता है, इंटरकोर्स जब करते हैं दोनों लोग, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पेनिस होता है वो वजाइना में जाता है और उसकी वजह से वहां पर, और जो पेनिस होता है वो क्या रिलीज करता है, स्पर्म्स को रिलीज करता है, और स्पर्म्स जो होता है वो अंदर वजाइना के अंदर ट्रैवल करके जाता है, और जो एग होता है वो कहां पे आके रुका होता है, फिलोपियन ट्यूब में। अभी दिखाऊंगा मैं, बना के दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि फिलोपियन ट्यूब क्या होता है, वहां पर जाते हैं, फिर वहां पर जो स्पर्म होता है वो जाके उस एग को अटैक करता है, और एक स्पर्म नहीं आते, मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं, और उसमें से कोई एक स्पर्म ऐसा होता है जो कि उस एग को फर्टिलाइज करता है। मतलब जब आप पैदा हुए तो आप एज अ विनर पैदा हुए, क्योंकि आपने मिलियंस को पीछे छोड़ा है, तब जाके आप पैदा हुए, तो ये भी एक बात है, ठीक है। तो जो स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा, तो उसको कुछ टाइम के लिए रखा जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम तक उसको बॉडी में संभाल के रखा जाएगा, फिर वो जो फर्टिलाइज एग है वो क्या करना स्टार्ट करेगा, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर करके वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, पहला फेज क्या है, जाइगोट बनना, जाइगोट बन जाएगा, फिर जाइगोट और डिवाइड होगा, और फिर उससे अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनने लगेंगे, जिससे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो, ठीक है, बॉडीली शेप लेना स्टार्ट करेगा, उसको बोलेंगे एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो और डेवलप होगा और डेवलप होगा, और जब हमें एक्चुअल में हाथ और पैर और सर दिखने लगेगा उसको बोलेंगे हम फीटस, और फिर उसके बाद 9 मंथ के बाद जो बेबी होगा वो इस दुनिया में आ जाएगा। तो यही एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। बात समझ में आ गई, स्टार्टिंग टू एंड कैसे होता है, किस तरीके से बॉडी को पहले प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो रेडी हो। अब एक बात है कि जो बच्चे, गर्ल्स की जो एज 18 रखी गई है और बॉयज की 21 रखी गई है, ये भी एक तरह से सोच समझ के, क्योंकि 18 से नहीं, अभी 21 नहीं हुआ, अभी भी 18 है, अभी भी 18 है, अभी भी 18 है, अरे अभी भी 18 है वो, चलो ठीक है, अरे 21 30 में करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हाँ अब सुनो, तो अरे सुनो, ये एज जो है ये भी सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि देखो एक जब मदर बनने की बात आती है तो गर्ल्स को रेडी होना पड़ता है, क्योंकि उनको जब प्रेगनेंसी होती है तो उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, और कोई एक छोटी बच्ची जो 16-17 साल की होगी वो इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके बाद उनके बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी उनको बहुत सारे चेंजेस को फेस करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि 18 ईयर के बाद एक मेंटल स्टेबिलिटी भी आ जाती है, गर्ल्स में, ताकि वो हैंडल कर पाए अगर उनको रिप्रोडक्शन करना भी पड़े तो, ठीक है। तो इसीलिए 18 ईयर्स के बाद ही 18 ईयर्स के बाद ही अगर शादी वादी करो तो 18 ईयर्स के बाद ही करना, ठीक है, उससे पहले वाले मत करना, ठीक है। चाइल्ड मैरिज वैसे भी लीगल है। समझ में आ गया? चलिए चलो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जो मैंने इतना सब कुछ बोला है इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले ये लिखो, चेंजेस इन वॉइस, क्योंकि ये पूछा जाता है, और चेंजेस इन गर्ल्स, जो उनको एडोलसेंस के टाइम पे चेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो चेंजेस।
हाँ तो लिखो। ये चेंज सेम होता है गर्ल्स में भी, ये चेंज सेम होता है, लिख लेना ठीक है। मैं हिंदी में यहाँ लिख दे रहा हूँ। अरे यार शांत हो जाओ। हाँ हाँ यही सेम चीज है, बस हिंदी में लिख दिया ठीक है। कुछ चेंजेस तो सेम ही होते हैं ना। हाँ हाँ इसमें भी यही है ठीक है। ओए हाँ ये लिखते जाओ हाथ। दोनों सेम ही है ना। हाँ कुछ ये देखो अभी मैं सारी सिमिलैरिटीज लिखवा रहा हूँ जो गर्ल्स और बॉयज दोनों में होती है ठीक है। हाँ हिंदी में लगा दिया क्योंकि सेम सेम डिफरेंसेस है। अरे बस इतना बार बार लिखता रहूँ मैं। हाँ तू लिख दे। हाँ हाँ नेक्स्ट, ये सेम डिफरेंसेस हैं।
हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है और पिंपल्स आने लगते हैं, ठीक है? क्या ड्राई है? अभी आना स्टार्ट होंगे, अभी आए नहीं है। 18 ईयर तक पूरी जो होते हैं ना सारे फीचर्स, वो 18 ईयर तक आ जाते हैं। 18 से भी 25 के बीच में बहुत ज्यादा आएंगे, फिर परेशान हो जाएगी तू, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, मैं बुढ़ा हो गया, सीधे बोलो ना, बुढ़ा हो गया भैया आप। ओए, इतना भी नहीं हुआ अभी, 24 भी पूरा नहीं हुआ मेरा अभी तक। पिंपल को क्या बोला जाता है? मुहासे। हाँ, ठीक है। तो ये सारे सेम चेंजेस होते हैं जो बॉयज में होते हैं और गर्ल्स में होते हैं। सेम चेंजेस हैं जो गर्ल्स और बॉयज दोनों में होते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट चेंजेस, क्योंकि एक साल एक पेपर में सीबीएसई में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द चेंजेस, सेम चेंजेस हैपेंड इन गर्ल्स एंड बॉयज ड्यूरिंग द एडोलसेंस, ठीक है? तो आपको इन सारे चेंजेस के बारे में बताना है जो गर्ल्स और बॉयज दोनों में होते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, पिंपल्स भी होते हैं भाई। अब वही है, गर्ल्स में कम पिंपल्स होते हैं क्योंकि साफ सुथरा फेस रखते हैं, ठीक है? बॉयज अरे भाई तुम सुनो, तो तुम गर्ल्स को मैच नहीं कर पाओगे। वो सुबह उठ के 5 टाइप का वो स्टेप करती है फेस पे। चलो, हाँ, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? सही बात है, सही बात है। अरे भाई देखो लड़के दिन रात मजदूरी करते रहते हैं, तो फिर ठीक है, ओके। अभी हम चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, डिबेट नहीं शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अब डिफरेंसेस, ओए चलो भाई, हाँ, तो गर्ल्स में और बॉयज में क्या होता है? बॉयज में होता है थिक हेयर, ग्रोथ ऑन द फेस, ठीक है? और दूसरा होता है और जिस लड़के के नहीं आते उसके हार्मोन्स कम है। लड़कियों, अरे लड़कियों में भी आते हैं वो तो। हाँ, ठीक है? ओए, तो लड़कों में फेस पे बाल आता है, ये एक ऐसा चेंज होता है जो लड़कियों में बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, लड़कियों में, ठीक है? ओके, हाँ, शांत, क्या हो? अरे वो डेली शेव करते हैं भाई। हाँ, वो स्किन वो ना रिमूव करवा लेते हैं। हाँ, तो अरे उनके वहां का कल्चर है भाई, वहां पे सारे गोरे चिट्टे रहते हैं। ठीक है, ओए शांत भाई, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ, गर्ल्स में लिखो। ओए शांत, हाँ समीर, शांत हो जाओ, ठीक है? अब गर्ल्स में क्या होता है ये तो बताया दिया था, ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना। ब्रेस्ट साइज बिगेन टू इंक्रीज
with darkening of the skin of the at the tips of the breast. ठीक है, तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है, जो ब्रेस्ट के टिप होती है वो भी क्या होता है, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, वहां का जो स्किन होती है वो डार्क हो जाती है, क्या होती है, डार्क हो जाती है। ठीक है, ये भी चेंज गर्ल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हुआ, बोल दो उसको, नहीं लिख ही लो, इतना बड़ा कौन बोलेगा। हाँ हाँ एकदम शांत। लड़कों शांत हो जाओ। अगर तुम शोर मचाओगे तो फिर मैं डिक्टेट करूंगा, देख लो। ठीक है, तो ये दो मेजर चेंजेस होते हैं जो बॉयज और गर्ल्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी और चेंजेस होते हैं जिनके बारे में आप लिखो तुम। ठीक है, जल्दी लिखो। तो भाई ये समझ में आ गया, बॉयज में हेयर पे मतलब फेस पर हेयर आते हैं, और गर्ल्स में जो ब्रेस्ट साइज होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और वहां की जो स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है। ठीक है, ये इसको बोला जाता है। ये दो चेंजेस गर्ल्स में होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, गर्ल्स में सेकंड चेंज लिखो, नहीं पहले बॉयज में सेकंड चेंज लिखो। बोलूं, जल्दी करो यार, हो गया। और ये बस ये दो पैराग्राफ में ही दे रखे हैं सारे पॉइंट्स, यहाँ से भी पढ़ सकते हो तुम। भैंस जैसी होती है, अरे तो वो तो उसका वॉइस बॉक्स में थोड़ी खराबी होगी ना। हाँ लिखो, बॉयज में सेकंड चेंज लिखो। हाँ, boys begin to crack, voice begin to crack, voice begin to crack। लिखो, हिंदी में लिखो, आवाज फटने लगती है लड़कों की, फटे हुए स्पीकर की तरह आवाज फटने लगती है। वॉइस ही बोला है, वॉइस, आवाज आवाज, वॉइस क्रैक होने लगते हैं। हाँ। अरे वो सबकी देखो, देखो पहले जो 12 ईयर्स से पहले, एडोलसेंस आने से पहले जो लड़कों की आवाज होती है बहुत पतली होती है, एकदम सेम टू सेम लड़कियों की तरह होती है। ठीक है, बट देखो फिर डिफरेंस भी होना चाहिए ना दोनों की वॉइस में, इसीलिए चेंज के बाद क्या होता है, उनकी वॉइस थोड़ी डीप हो जाती है, थोड़ी गहरी हो जाती है। ठीक है, भारी सी हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया क्रैक, इसने क्या बोल दिया, क्रैक। ठीक है, अब आगे लिखो, ओए शांत, अब आगे लिखो। हाँ, कि गर्ल्स में लिखो, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट दिस टाइम, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, MENSTRUAT, MENSTRUAT, menstruate at this age। ठीक है, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, इस समय लड़कियों में रोज धर्म होने लगता है, रजोधर्म, सॉरी रजोधर्म होने लगता है, रजोधर्म। क्या, नहीं ऐसा नहीं है, अरे रजोधर्म क्या जाता है। हाँ, इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। ठीक है, ओए यार शांत हो जाओ।
ये हो गया। अरे अरे एक तो गलत बात है भाई, इंग्लिश वाले तुम लिख लेते हो फिर शोर मचाते हो। हाँ भाई ये गलत बात है, ये सब लिख रहे हैं फिर तुम्हारे टाइम ये शोर मचाएंगे तो अच्छा लगेगा फिर। हाँ अरे ये पीछे वाले तू भी। हाँ क्यों मुंह पे डंडा मारूंगा मैं। चल अभी अभी ट्यूशन खत्म होने का चेक करता हूँ, निकल लो से पहले। हाँ अब आगे देखो, और बॉयज में एक और चेंज। हाँ भाई सुनो, ये चेंज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जो बॉयज का जो पेनिस होता है वो एनलार्ज हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और उनको डे ड्रीम और नाइट ड्रीम्स ये सब आने लगते हैं, ठीक है। हाँ जो पेनिस होता है वो क्या होता है, इरेक्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। हाँ और एनलार्ज हो जाता है, वो भी उसकी जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये हो गए सारे चेंजेस जो गर्ल्स और बॉयज में होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? हाँ क्या क्या, गर्ल्स की आवाज होती है वो स्टिल हो जाती है, पतली, ठीक है। अब देखो ये जितने भी चेंजेस मैंने आपको बताए, ठीक है। अब ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि वो एक साथ हो जाए। हाँ अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बॉयज में ये जो चेंजेस है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। पहले वो भालू जैसा बन जाए, दाढ़ी दाढ़ी आ जाए, ठीक है। और कुछ लड़कों में हो सकता है कि वो जब 25-26 साल के हो तब जाके ये सारे चेंजेस, बियर्ड आने लगे उनके। हाँ कुछ की तो, हाँ मतलब कुछ की आती भी नहीं है, ठीक है। तो यही होती है। तो ये जो नहीं, बियर्ड तो सब्जेक्टिव बात है क्योंकि वो जो होते हैं वो हार्मोन्स पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो बाकी चेंजेस जो होते हैं वो सब में हो जाते हैं, बट कुछ बॉयज में जल्दी जल्दी होने लगते हैं और कुछ बॉयज में लेट होते हैं। वो डिपेंड करता है उनके बॉडी टाइप पे। किस पे डिपेंड करता है, बॉडी टाइप पे। सेम ऐसा ही गर्ल्स के साथ भी है। तो कुछ गर्ल्स में 10 या 12 साल की एज में आ जाता है, कुछ में 13-14 भी लग जाते हैं पीरियड्स को आने में, ठीक है। तो ये टाइम भी ये किस पे डिपेंड करता है। हाँ बट आजकल क्या क्या हुआ है, आजकल क्या लड़कियों में जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। 10-12 के अराउंड ही आ जाते हैं। और ये इसलिए देखो पीरियड्स का आना ना वो जो वेदर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर में आप रहते हो, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, अफ्रीका जैसी कंट्री है, तो यहाँ पर जो पीरियड्स होते हैं ये जल्दी आते हैं एज कम्पेयर टू जो कोल्ड क्लाइमेट होते हैं, वहां पर क्या होता है, कम आता है। हाँ अमेरिका में उस टाइम उस जगह पे कम, वहां पे ज्यादा जल्दी नहीं, वहां पे 13-14 के अराउंड ही आता है क्योंकि टेम्परेचर भी होता है ना। हाँ वो होता है। और बताए जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होते हैं, स्ट्रेस, मेंटल पीस, ठीक है। और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर, आपका वेट, ठीक है। ये सब अगर इनमें से कोई भी चीज अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर नहीं होंगे, ठीक है। किसी के पीरियड 1 महीने आ रहे हैं, फिर 2 महीने 3 महीने डिले हो जा रहे हैं। तो ये सब पहले देखो, स्टार्टिंग में जब पीरियड्स आते हैं ना गर्ल्स में, तो वो जो होते हैं वो क्या होता है, रेगुलर नहीं आते, उनमें डिले होता ही है, ठीक है। बट एट द एज ऑफ 18-19 उसके बाद जब एज बढ़ती है तो क्या होते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, बॉडी पे ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो इन चेंजेस को कितनी जल्दी लेके आता है अपने अंदर और कितने अच्छे से एक्सेप्ट करता है। तो धीरे धीरे टाइम भी लगता है कुछ के अंदर, ठीक है। तो अब आगे देखो, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी में होते ही हैं, ठीक है। साइज ये सब चेंज होता है। हाँ अब बात करते हैं कि जब ये सारे चेंजेस हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल बन जाते हैं जो कि केपेबल होते हैं किस चीज के लिए, हाँ रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो एडोलसेंस का जो टाइम होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को रेडी करता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ये सारे जो चेंजेस पड़ रहे हैं, ये सारे चेंजेस में से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली किसके लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना, ये क्यों होता है, क्योंकि उनके ब्रेस्ट के अंदर क्या बनने लगते हैं, जो मिल्क ग्लैंड्स होते हैं जहां से बच्चे दूध पीते हैं, वो जो ग्लैंड्स होते हैं उनका बनना स्टार्ट होता है, इसीलिए उनका जो साइज होता है क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। अगर वो नहीं बनेंगे तो साइज इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ जो चेंजेस होते हैं वो किसको ध्यान में रख के होते हैं, रिप्रोडक्शन को ध्यान में। जैसे बॉयज में जो पेनिस का एनलार्जमेंट होता है, जो बड़ा होता है, वो भी किसके लिए होता है, वो भी रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है, पसंद में। तो कुछ चेंजेस जो है वो किसके लिए होते हैं, हमारे इसके लिए होता है। और जो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है वो भी पीरियड्स के लिए, मतलब वो भी किसके लिए होता है, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है, ठीक है। क्लियर है। और एक और चीज,
जब कोई भी गर्ल्स प्रेग्नेंट होती है तो उनमें कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, कोई भी मेंस्ट्रुएशन 9 महीने तक कोई भी ब्लड नहीं आएगा। और अगर कहीं पे ब्लड आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, मिसकैरेज हो गया, वो जो उनकी प्रेगनेंसी थी वो स्टेबलाइज नहीं हो पाई है। ठीक है, हाँ। तो अब आगे देखो, तो बॉडी हमारी रेडी हो गई, ठीक है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और स्पेशल टाइप के सेल्स और टिश्यूज बन गए हैं जो कि हमें किस में हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ताकि हम रिप्रोड्यूस करके यंग वंस को पैदा कर सके और हमारे जो लाइफ का साइकिल है वो चलता है। मतलब देखो बॉडी किस तरीके से, देखो स्टार्टिंग में जब हम 10-12 साल तक के होते हैं तो हमें इन सारी चीजों की इतनी जरूरत नहीं होती। और इवन इतना भी देखो, तुम्हारी 8th क्लास की बुक में जब एडोलसेंस वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बच्चों को पढ़ाया, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 10-12 साल तक के बच्चों के अंदर ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं होती कि वो लड़के हैं या लड़की है ना। उनको देखो, क्योंकि बॉडी टाइप दोनों का सिमिलर ही होता है 10-12 तक, ठीक है, उतना कोई गर्ल्स और बॉयज में चेंज नहीं होते, कपड़े भी एक दूसरे के पहन लेते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। बट 10-12 साल के बाद से क्या होता है, जब एडोलसेंस आने लगता है तो उनके अंदर हार्मोन का रिलीज होता है और उनके हार्मोन्स की वजह से जो उनका दिमाग होता है वो भी उस तरीके से अफेक्ट करता है। कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ लड़कियां जो होते हैं लड़कियों की तरह एक्ट करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, उनके अंदर जो हार्मोन है उसका क्या है, इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से उनमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, लड़कियों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। ऐसा होता है, ऐसा होता है, तभी तुम्हें ये LGBTQ सुनने को मिलता है, ठीक है, गे, लेस्बियंस, इन सब के बारे में, ठीक है, जो कि होते तो लड़के हैं बट अपने अंदर से क्या फील करते हैं कि वो लड़की है, ठीक है। हाँ, तो ये सारी जो चीजें होती है, ये भी किसके लिए होती है, ये भी कौन से पीरियड में पता चलती है हमें, एडोलसेंस में ही, ठीक है। एडोलसेंस में आने के बाद ही एक लड़के को रियलाइज होता है वो लड़का है और एक लड़की को रियलाइज होता है ओके लड़की है, कि उसके अंदर ये सारी फीलिंग्स आने लगती है। बात समझ में आ गई? हाँ, कोई डाउट इसमें? हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हाँ, अब दो चीजें हमें हमारी बच गई है, वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई वैसे भी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसके लिए एक और क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, हेरिडिटी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस मंडे को टेस्ट है बिल्कुल, ठीक है, वो मैं बता दूंगा किस चैप्टर का होगा, ठीक है, सैटरडे को, हाँ सैटरडे को, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। हाँ, बचपन में